नमस्कार मित्रों, मैं हूं राहुल। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन पर। की सबसे खतरनाक चीज With such destructive power, it threatened the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 5 मेगाटन एक्सप्लोसिव्स यूज किए गए। ये ट्राइडेंट 2 मिसाइल है जो 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स कैरी कर सकता है और इस एक मिसाइल में भी 5 मेगाटन एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है और एक सबमरीन 24 ट्राइडेंट मिसाइल कैरी कर सकती है। Enough nuclear power to destroy the human race several times over. हमारे पूरे इतिहास में कोई हथियार इतना डेडली नहीं था जितनी ये सबमरीन्स हैं। लोगों को अंदाजा ही नहीं कि हम इंसानों ने क्या चीज बना दी है। सबमरीन्स आर मेंट टू बी अनसीन, मतलब उनका पर्पस ही ये है कि कोई उन्हें डिटेक्ट ना कर सके, कोई उन्हें देख ना सके। सबमरीन्स के थ्रू आप अपने दुश्मन पर एक किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर रखते हैं, क्योंकि ये किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि आप समुद्र में मजे से नहा रहे हो और आपके नीचे 48,000 टन वजनी एक न्यूक्लियर सबमरीन हो जो एक बटन पर आधी से ज्यादा दुनिया तबाह कर सकती है। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये सबमरीन्स इन्वेंट कैसे हुई? एक सबमरीन 3 से 4 महीने समुद्र के इतना नीचे कैसे रह सकती है? और सबसे बढ़कर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सबमरीन्स पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक चीज हैं। हम इंसान हमेशा से अंडर वाटर जाने के तरीके ढूंढते आए हैं। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसमें वो एक बहुत बड़े ग्लास बैरल में पानी के नीचे जा रहा है। ये करीबन 2000 साल पहले की बात है। फिर 1800 साल बाद लियोनार्डो डा विंची ने अंडर वाटर जाने वाली एक नाव का एक स्केच बनाया। मजे की बात यह है कि लियोनार्डो ने ऐसे सारे स्केचेस बड़े सीक्रेट रखे थे, बिकॉज उसे डर था कि इंसान ऐसी शिप्स को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करेंगे। फिर 1775 में एक डच साइंटिस्ट ने समुद्र के नीचे जाने वाली बोट बनाई जो कुछ ऐसी दिखती थी। इसे टर्टल बोट कहा जाता था और ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली सबमरीन थी। डच ने इस बोट को ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम वॉर में यूज करने की कोशिश की, मगर ये डूब गई और सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। खैर 19वीं सदी में इस आइडिया पर काम बहुत तेज हो चुका था। एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन इन्वेंट किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इंजन हवा और फॉसिल फ्यूल्स को मिक्स करके एक प्रेशर क्रिएट करता था, जिससे छोटा सा एक्सप्लोजन होता था और चीजें चलने लग पड़ती थी। जर्मन्स के जहन में आइडिया आया कि क्यों ना इस इंजन को अंडर वाटर बोट्स में यूज किया जाए और फिर इस तरह उन कश्तियों की बैटरी को समुद्र के नीचे इस प्रोसेस के थ्रू चार्ज किया जा सकेगा। जर्मन साइंटिस्ट्स ने इसी आइडिया पर अमल करते हुए पहली मॉडर्न सबमरीन इन्वेंट की। इन सबमरीन्स को यू बोट्स कहा जाता था, लेकिन इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम था। इन सबमरीन्स के इंजन को हवा चाहिए थी और अंडर वाटर ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं। इसीलिए जर्मन सबमरीन्स को हर 48 घंटे बाद पानी के ऊपर आना पड़ता था ताकि इंजन हवा पकड़ सके, और जैसे ही वो पानी के ऊपर आती थी तो डिटेक्ट हो जाती थी और वो जो सरप्राइज वाला सारा एलिमेंट था वो खत्म हो जाता था। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने वाली थी। 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक टेक्नोलॉजी बूम आया। दुनिया की सुपर पावर्स एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बना रही थी जिससे वो अपने दुश्मनों को तबाह कर सके। अभी वर्ल्ड वॉर 1 की होलनाकियों को 20 साल भी नहीं गुजरे थे कि दुनिया में दोबारा एक विश्व युद्ध शुरू हो गई। 1939 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों लोग मारे गए और वेस्टर्न वर्ल्ड लिटरली खंडर बनकर रह गई थी। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया और उसकी ये यू बोट सबमरीन्स अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन के हाथ लग गई। इन तीनों कंट्रीज को ये अंदाजा था कि उनके हाथ बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी है, क्योंकि एक बात तो साफ थी कि जिसने भी अब दुनिया पर हुकूमत करनी है उसे इन समुद्रों पर कब्जा करना होगा। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इन तीनों कंट्रीज ने सीक्रेटली सबमरीन टेक्नोलॉजी पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसी सारे पीरियड में 1940 से 1950s के दरमियान साइंटिस्ट्स एटम को स्प्लिट करके न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर कर चुके थे। और इस न्यूक्लियर एनर्जी की खास बात यह थी कि इस सारे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को हवा की जरूरत नहीं थी। फिर 1950s में एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर
हेमैन रिकओवर के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इस सारे प्रोसेस में हवा की भी जरूरत नहीं, तो क्यों ना ये न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन्स में लगाए जाएं और इस तरह जो सबमरीन को हर 2 दिन के बाद पानी के ऊपर आना पड़ता है उसकी भी जरूरत खत्म हो जाएगी। उसने ये आइडिया अमेरिकन नेवी चीफ को बताया। अमेरिकन चीफ ने इंजीनियर्स को ऑर्डर किया कि वो न्यूक्लियर प्लांट सबमरीन के अंदर लगाकर रिकओवर के आइडिया को टेस्ट करें और ऐसा ही किया गया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और फिर सब कुछ बदल गया। The level of nuclear power has broken those bonds. Can go around the world on a core of uranium only slightly larger than a golf ball. अब सबमरीन्स को हर कुछ टाइम बाद ऊपर हवा में आने की जरूरत नहीं थी। अब एक सबमरीन 20 साल तक अंडर वाटर रह सकती थी, लेकिन जाहिर है इन सबमरीन्स पर ट्रेंड फौजी होते हैं और उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। इसीलिए हर 3 महीने के बाद सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है ताकि खाने की सप्लाईज को रीस्टॉक किया जा सके और नए फौजी सबमरीन्स पर आए। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की वजह से अब सबमरीन्स बड़ी आसानी से महीनों तक समंदर की डेप्थ में रह सकती थी, लेकिन सिर्फ अंडर वाटर रहना काफी नहीं था। सोनार अभी भी सबमरीन्स डिटेक्ट कर सकता था। सोनार असल में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप साउंड वेव्स के थ्रू पानी में चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं और उस जमाने में सारे सुपर पावर कंट्रीज इतने एडवांस्ड हो चुके थे कि वो सोनार टेक्नोलॉजी यूज करें। इसी का तोड़ करने के लिए सबमरीन्स को रबर टाइल से कोट किया गया सो दैट सोनार के सिग्नल्स बाउंस ऑफ ना करें। ये इतने बड़े बड़े पंखों का साइलेंट मोड इंजन बनाया गया ताकि पानी में बिल्कुल भी शोर पैदा ना हो और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि सबमरीन के अंदर भी खामोशी का बहुत ख्याल रखा जाता है। सबमरीन के अंदर हर चीज पर रबड़ चढ़ा होता है ताकि जरा सी भी आवाज पैदा ना हो। सबमरीन के अंदर लोगों का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। हर सबमरीनर को एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है जिस पर उसकी फैमिली ईमेल भेज सकती है, लेकिन हर ईमेल को टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करती है और उसके बाद ही वो ईमेल सबमरीनर को कन्वे की जाती है। बेसिकली इसकी वजह ये है कि वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इन ऑफिसर्स को नहीं देना चाहते जिससे उनका मोराल खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सबमरीनर के फैमिली मेंबर की डेथ भी हो जाए तो उसे ये न्यूज उसके शिफ्ट के खत्म होने के बाद ही दी जाती है और यहाँ पर शिफ्ट 2 से 3 महीने की होती है, तो इन सबमरीनर्स की बहुत टफ ड्यूटी होती है। अब अगर हम वापस 70s और 80s में आए तो सबमरीन्स अब बड़ी होती जा रही थी। मतलब अगर हम जर्मनी की यू शेप सबमरीन्स को अमेरिकन सबमरीन से कंपेयर करें तो इतना ज्यादा डिफरेंस था। ये सबमरीन्स बहुत बड़ी होती है। लाइक अगर हम जूम इन करें तो आप ये लोगों को देख सकते हैं। यहाँ किचन होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये वो एरिया है जहां सारा क्रू सोता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रू कुछ ट्यूब्स के साथ सो रहे हैं। इन ट्यूब्स में न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू ये मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। सिर्फ एक अमेरिकन सबमरीन के अंदर इतने न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं कि ये हमारे पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकती है। ये सारा कुछ बताने के बाद अगर हम अब सबमरीन्स के असल पर्पस की तरफ आएं तो वो है रिटेलिएटिंग अ न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री, लेट्स से अमेरिका, रशिया पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो अननोन जगह पर होने की वजह से न्यूक्लियर स्ट्राइक सर्वाइव कर जाएंगी और बदले में वो भी अमेरिका को न्यूक्लियर मिसाइल से टारगेट करेंगी और इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की इजाजत की जरूरत भी नहीं होती। सो अगर लेट्स से अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो रशियन सबमरीन्स के कमांडर्स किसी भी ऑर्डर का वेट किए बगैर अमेरिका पे वापस न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। इसीलिए हर सबमरीन के सेफ बॉक्स में सीक्रेट लेटर होता है। अगर किसी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए और उस कंट्री की लीडरशिप उस अटैक में मारी जाए तो उस लेटर में ये लिखा होता है कि अब सबमरीन के कमांडर को क्या करना है। इसीलिए ये सबमरीन एक किस्म का साइकोलॉजिकल डिफेंस है जिसकी वजह से दूसरा कंट्री आपके कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करता और इसीलिए इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के बावजूद रशिया और अमेरिका एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। ये सबमरीन्स ही न्यूक्लियर वॉर को रोके हुए हैं। इस वक्त दुनिया में 6 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जिनमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया और चाइना शामिल हैं। इसीलिए ये सारे कंट्रीज मिलिट्री जायंट्स हैं। जमीन पर न्यूक्लियर वेपन्स होना पावरफुल है, जेट्स में न्यूक्लियर वेपन्स होना भी काफी पावरफुल है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में आप ये न्यूक्लियर वेपन्स देख सकते हो और इन्हें टारगेट भी कर सकते हो। मगर जब आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हो जो खामोशी से समुद्र में घूम सकती हैं, तो आपको अपने दुश्मन पर एक जबरदस्त सरप्राइज एडवांटेज मिल जाता है। सबमरीन्स का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है
कि ये जासूसी के लिए भी बहुत जबरदस्त हैं। आई एम श्योर आप सब लोग ये बात तो जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सारी कम्युनिकेशन इन अंडर वाटर केबल्स की वजह से होती है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए भी ये अंडर वाटर केबल्स यूज की जाती हैं और ये समुंदर के इतना नीचे होती हैं कि कोई वहां जाने का सोच भी नहीं सकता सिवाय सबमरीन्स के। 1970s में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नेवी के साथ मिलकर प्लान किया कि वो रशियन कम्युनिकेशन केबल्स को पैसिफिक ओशन के नीचे ढूंढकर टेप करेंगे। सबमरीनर्स की एक टीम इस एरिया में भेजी गई और उन्हें समुंदर से 120 मीटर नीचे इस एरिया में एक केबल मिली जो सोवियत नेवल बेस से कनेक्टेड थी। अमेरिकन ने उस केबल पर टेप रिकॉर्डर लगा दिया और अब वो सोवियत्स की सारी बातें सुन सकते थे। रशियन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसा कर सकता है। अमेरिकन ने बहुत स्मार्टली ये सब एग्जीक्यूट किया था, लेकिन बस एक छोटा सा मसला ये था कि ये टेप्स बहुत जल्दी फुल हो जाती थी और फिर हर महीने डाइवर्स को जाकर पुरानी टेप्स निकालकर नई टेप्स डालनी पड़ती थी। यह सिलसिला करीबन 8 से 9 साल चलता रहा और सोवियत यूनियन की सारी नेवल स्ट्रेटेजी अमेरिकन के पास पहुंचती रही। फिर फाइनली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के एक एजेंट ने ये सारी इंफॉर्मेशन $35,000 में रशियंस को बता दी और रशियंस ने ये रिकॉर्डर पकड़ लिया। आज भी कंट्रीज समुद्र में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को टेप करते हैं। अगर आप ex-CIA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी। खैर, अगर हम वापस इस क्वेश्चन पर आएं कि सबमरीन की डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी है, तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूं। ये ओहायो क्लास सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं। हर एक मिसाइल के आगे ऐसे कोन शेप्ड वॉर हेड्स होते हैं। जब भी सबमरीन से मिसाइल लॉन्च होता है तो वो ऐसे फुल स्पीड से हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और वहां पहुंचते ही मिसाइल का इंजन ऑफ हो जाता है और फिर ये कोन शेप्ड वॉर हेड्स मिसाइल से निकलकर जमीन पर अपने टारगेट पर आकर फटते हैं। सबमरीन से निकले इस एक मिसाइल की पावर जापान में गिरने वाले एटम बॉम्ब से 12 टाइम्स ज्यादा है और हर सबमरीन ऐसे 24 मिसाइल्स कैरी कर सकती है। ये सबमरीन्स एक एग्जाम्पल है कि हम इंसानों ने एक दूसरे को तबाह करने के लिए कैसी कैसी चीजें इन्वेंट कर ली हैं और ये भी कि हम इंसान अगर चाहें तो हर काम कर सकते हैं। आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि पानी के नीचे 3 से 4 महीने बगैर किसी हवा के एक मशीन को चलाना एक इम्पॉसिबल काम है, मगर हम इंसानों ने ये करके दिखाया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम इंसानों का सारा फोकस पावर, कंट्रोल और पैसे पर है। इमेजिन करें कि जिस वक्त ये फोकस पीस होगा, गरीबी का खात्मा होगा और बीमारियों का क्योर होगा, तो फिर हम इंसान क्या कुछ अचीव करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें नए विचारों से परिचित कराने और इस तरह के वीडियो बनाने को प्रेरित करने का अवसर प्रदान करती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वजीर युवा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।